हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रॉब्लम डिस्कशन की सीरीज़ में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीओसी के प्रॉब्लम्स को। और इसमें जो पहले प्रॉब्लम हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। जीओसी की थ्योरी अगर आपको पढ़नी है और इसके वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप डाउनलोड कीजिए मेरा ऐप केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com। सो अब डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन दिए गए हैं उनमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ये वेरियस कार्बोकेटायन है, इनको मैं PQRS से लेबल कर देता हूँ। नाउ दिस इज P, दिस इज Q, R, S और T। नॉर्मल जो एल्काइल कार्बोकेटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम लोग +I पावर, -I पावर और हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड करते हैं। कोई भी कैटायन है जैसे ये CH2+, पहले आप जान लें, कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इस पर कोई +I ग्रुप लगा हुआ है तो +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है माइनस होता है, तो प्लस के बाद माइनस जाएगा, तो प्लस के पास जब माइनस जाएगा तो न्यूट्रल कैरेक्टर आने लगेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कोई भी कार्बोकेटायन जो होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं। और अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, जैसे कि CH2+ है, और मैं यहाँ -I ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, तो -I ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये -I ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। ये बचे खुचे इलेक्ट्रॉन भी इधर चले गए तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ गया, प्लस बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, या कोई भी चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे कि +I ग्रुप और -I ग्रुप किसी कैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे घटाते या बढ़ाते हैं। साथ ही साथ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से भी डिसाइड करते हैं। जैसे मैं एक आपको बता दूं, ये CH3 CH2+ है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही हाइपर कंजुगेशन होता है, और हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है उसको आप ध्यान से देखिए। H निकल गया H+ के फॉर्म में ऐसे, तो अब इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए ऐसे। जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो आप देखिए ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड CH2, और H निकल गया H+ के फॉर्म में। अब आप देखिए ये जो कार्बन जो पहले पॉजिटिवली चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जैसे जैसे अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो दिस इज द ओवरऑल समरी हाउ टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड हाउ टू डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हाइपर कंजुगेशन और आई इफेक्ट में हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा डोमिनेंट होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, आई इफेक्ट में पार्शियल ट्रांसफर होता है। तो जब भी एल्काइल कार्बोकेटायन आपको दिए जाएं तो आप स्टेबिलिटी में पहले हाइपर कंजुगेशन अप्लाई करेंगे। अब अगर हाइपर कंजुगेशन सेम आता है तो आप आई इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। अब जैसे PQRS दिया गया है, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े पहले कार्बन पर ये CH2 है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन ये, और ये दोनों पर 3-3 हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन ये, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और पॉजिटिवली इस केस में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा केस ये है और ये है, जहाँ टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन R में है, तो R की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ R इज मैक्सिमम, तो R की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब R के बाद जो स्टेबिलिटी होगी वो Q की ज़्यादा होगी, Q के बाद T। अब जो P और S है उनमें अल्फा हाइड्रोजन समान है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो स्टेबिलिटी को हम डिसाइड करते हैं आई इफेक्ट से। और आई इफेक्ट कैसे करेंगे हम लोग उसको देख लेते हैं।
अब आप देखिए आई इफेक्ट जो होता है कार्बन प्लस आई पावर होता है, और प्लस आई पावर कार्बन के बढ़ने से बढ़ता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इसमें कम है, तो S का प्लस आई पावर ज़्यादा है, P का कम है, तो S की स्टेबिलिटी P से ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकेटाइन्स। इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर वी विल फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन वेरी इजी मैनर। नाउ नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर, जैसे हमने बताया कि आई इफेक्ट प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई घटाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर अल्फा हाइड्रोजन से हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और रिजोनेंस भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रिजोनेंस जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, चार्ज उतना डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज का अमाउंट कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जो ग्रुप रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे दें वो स्टेबिलिटी को और बढ़ा देंगे। अब ए बी सी डी में आप देखिए कि जो डी है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसका रीजन ये है कि इस प्लस को इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे प्लस आया, और इस प्लस को ओ ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे ऐसे दे दिया, तो आप देखिए सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। आप यहाँ देखिए O पे प्लस जरूर आया पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस O के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखें ऑक्टेट कंप्लीट, सबके ऑक्टेट कंप्लीट, हाईली स्टेबलाइज हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस प्लस को कोई बस ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, रिजोनेंस हो रहा था, पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। इस प्लस को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। और ये जो कैटायन है इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, सिंपल प्लस आई पावर से स्टेबलाइज है। बट ये जो डी वाला केस है इसमें रिजोनेंस के साथ साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबलाइज। इन सभी कार्बोकेटाइन में किस कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हमने बताया कि अगर कैटायन में रिजोनेंस हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब रिजोनेंस जिसमें ज़्यादा होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा होती जाएगी। अब आप देखिए केस नंबर 1, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे प्लस आया, फिर इसने दिया तो यहाँ पे प्लस आया, फिर रिजोनेंस रुक गया। प्लस से जुड़ा ये कार्बन सेचुरेटेड है। रिजोनेंस कब होगा कब नहीं होगा ये भी समझिए। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े पहले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिजोनेंस होता है, तो यहाँ पर रिजोनेंस होगा। अगर ऐसा है कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर सेचुरेटेड कार्बन आ जाए फिर प्लस आ रहा है तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, यहाँ रिजोनेंस नहीं होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े पहले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस होता है और स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। आप देखिए प्लस से जुड़े पहले कार्बन को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ प्लस आया, लेकिन यहाँ पर ये सेचुरेटेड है तो इसमें रिजोनेंस और कम हो गया। इसमें तो रिजोनेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा था, यानी ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा है। सी में भी आप देखिए, डी में पहले आप डी को देख लें। डी में क्या होगा, इस प्लस को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे प्लस आया, लेकिन प्लस के बगल में सेचुरेटेड कार्बन है तो यहाँ रिजोनेंस अब कम हो गया, नहीं होगा स्टेबिलिटी। अब सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, आपका आंसर सी है। अब आप उसको समझिए कैसे। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। सारे पाई बॉन्ड एक साथ रिजोनेंस शो करते जा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो और बढ़ता जा रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो चार्ज का अमाउंट कम होगा, न्यूट्रल कैरेक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज हाउ रिजोनेंस हेल्प टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन। दैट्स व्हाई वी से मोर रिजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। Now next question, arrange the following cation in decreasing order of stability। अब इसको भी समझिए। हमने कहा भाई रिजोनेंस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिजोनेंस से बढ़ती है, आई इफेक्ट से भी बढ़ती है, पर अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उस साइक्लिक कंपाउंड में वो कैटाइन स्टेबलाइज है कि डीस्टेबलाइज है, उसको हम पहले देखते हैं कि अगर वो साइक्लिक कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबलाइज होगा।
साइक्लिक कंपाउंड में मोर रिजोनेंस मोर स्टेबिलिटी हमेशा नहीं देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में प्राइमरी फैक्टर होता है कि पहले हम ये देखें कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर वो एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देखिए जो कंपाउंड P है वो एरोमेटिक है, इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड है, इसने इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से भी ले लिया, पूरा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। कंपाउंड में टोटल 3 पाई बॉन्ड है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, ये कंपाउंड एरोमेटिक। और एरोमेटिक कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज, तो P की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब आपको कंपेयर करना है Q, R और S में। अब आप देखिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, दिस इज बेंजाइल। बेंजीन से जुड़ा पहला कार्बन बेंजाइल कहलाएगा, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजाइल केटाइन कहलाएगा, अगर उस पर माइनस है तो बेंजाइल एनाइन कहलाएगा। एल्कीन से जुड़ा पहला कार्बन एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, दिस इज एलाइलिक। इसमें रिजोनेंस होगा, चार्ज यहाँ आ जाएगा। इसमें रिजोनेंस होगा, चार्ज कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये देगा यहाँ पे प्लस आएगा, ये देगा यहाँ पे प्लस आएगा, कॉमन क्वेश्चन है। तो Q और R में रिजोनेंस ज़्यादा हुआ तो P के बाद स्टेबिलिटी R की, R के बाद Q की, और S की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सिर्फ +I पावर से स्टेबलाइज हो रहा है। आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम बढ़ाएगा, रिजोनेंस ज़्यादा बढ़ाएगा, पर अगर रिजोनेंस के कारण कोई साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। बट ऐसे कार्बोकेटाइन जिनमें ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाए वो मोस्ट स्टेबलाइज होते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अभी ऑक्टेट वाला यहाँ पर नहीं है, वो इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया था, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये वाला केस। OP+ जरूर था, लेकिन सबके ऑक्टेट कंप्लीट थे तो मोस्ट स्टेबलाइज था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरेंज द फॉलोइंग कैटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये बेंजाइल कैटाइन के आर्थो मेटा पैरा पर वेरियस ग्रुप जो ऐड कर दिए गए हैं OCH3 उसके आर्थो पर, दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा एंड दिस इज बेंजाइल। अक्सर लोगों को इन क्वेश्चन में दिक्कत होती है, उसको आप ध्यान से समझिए। O एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, O अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे चला गया। इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको ये कंफर्म हो कि रिजोनेंस से OCH3 ने इसके ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट कर दिया, तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई। आप इसको ध्यान से देखें। नाउ दिस इज डबल बॉन्ड OCH3 OP+, ऐसे होगा। नाउ +M, OCH3 ने रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन दिया, कोई ग्रुप रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन देता है तो +M ग्रुप कहलाता है, उसने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। पैरा पोजिशन ने भी ऐसे बढ़ा दिया, O ने अपना लोन पेयर इसको दिया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ऐसे बन गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OCH3 OP+ से बढ़ गया। तो यहां भी +M ने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। मेटा पर क्या होगा कि ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये फिर इधर आ गया। O का लोन पेयर फाइनली इस प्लस के पास नहीं जा रहा है, आप देखिए वो यहां पर आ जा रहा है। इसलिए मेटा पोजीशन पर हम ये हमेशा आप सुनते होंगे कि ये बोला जाता है कि मेटा पोजीशन इज ए नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन। ऐसा नहीं कि मेटा पोजीशन पर रिजोनेंस नहीं होता है, रिजोनेंस होता है, पर मेटा पोजीशन पर जहां पर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था वो वहां नहीं जा रहा है, यहां पर आ ही नहीं रहा है, वो यहां पर आ रहा है। इसलिए हम बोल देते हैं मेटा पोजीशन इज ए नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन। तो यहाँ OCH3 के +M पावर का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जिससे आपको अगर कुछ भी डाउट अभी हो तो आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पर OCH3 जुड़ा है, दिस इज CH2+, O ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ आ गया, CH2+ के पास नहीं गया, इसलिए यहाँ +M पावर इनइफेक्टिव है। अच्छा, अब आर्थो और पैरा, ये आर्थो और पैरा की स्टेबिलिटी तो +M पावर से सेम अमाउंट में बढ़ गई, लेकिन स्टेबिलिटी आर्थो पैरा में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। उस स्टेबिलिटी को डिफरेंशिएट करते हैं आई इफेक्ट से।
अब OCH3 का I नेचर डिसाइड करते हैं। OCH3 में डायरेक्ट रिंग से O जुड़ा है तो O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका I नेचर -I हो जाएगा। अगर कोई ग्रुप रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे सके तो +M हो जाएगा, बट कोई जरूरी नहीं कि +M हमेशा +I ही हो। I इफेक्ट रिंग से जो जुड़ा पहला एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करेंगे। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I होगा, और -I इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। -I ने स्टेबिलिटी को घटा दिया। और I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। I इफेक्ट सिर्फ 3 कार्बन तक ही लगता है, 3 कार्बन के बाद वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो यहाँ -I मैक्सिमम है, उसने स्टेबिलिटी को घटा दिया। और यहाँ -I इफेक्ट लगता ही नहीं, नेग्लिजिबल। ये 1, 2 और 3 कार्बन के बाद वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अब आप देखिए कि +M सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को रिजोनेंस ने बढ़ा दिया, तो पैरा की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई, इसका -I से घटा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पैरा की हो गई। पैरा के बाद आर्थो, आर्थो के बाद बेंजाइल, और मेटा का तो सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, इसने -I पावर से घटा दिया, इसका +M से, इसका तो घटा भी नहीं, बेंजाइल का तो घटा भी नहीं, इसलिए बेंजाइल की स्टेबिलिटी मेटा से ज्यादा होगी। So this is how we decide कि how +M group and -M group can increase stability of carbocation, is it? अब इसी में दूसरा केस देखते हैं। अब आर्थो मेटा पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ गया है। NO2 एक -M ग्रुप है। दिस इज आर्थो मेटा पैरा एंड बेंजाइल। NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है। कैसे विड्रा करता है देखिए, O ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसने इसको दे दिया, तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ वैसे बन गया। दिस इज CH2+, ऐसे आप देखें, इस डबल बॉन्ड N, O-, O यहाँ पे प्लस अगल बगल हो गए, बहुत ही ज्यादा रिपल्सन हो गया। यानी NO2 ने -M पावर से इलेक्ट्रॉन खींचा और स्टेबिलिटी को घटा दिया। पैरा में भी है ये। पैरा में जो NO2 है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको समझ में और अच्छे से आए। दिस इज N डबल बॉन्ड O, ऐसे। अब आप यहां भी देखें, O ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, O पे -N ने इधर ले लिया, तो इसने इधर दे दिया, तो इसका भी रिजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बना हुआ ऐसे बन गया कि दिस इज CH2+, O-, यहाँ पे प्लस। आप देखिए अगेन प्लस अगल बगल पोजीशन पर, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। और मेटा पोजीशन तो नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर होता है, तो उस पर -M या +M का कोई इफेक्ट नहीं लगता है, तो यहाँ -M लगेगा ही नहीं। अब आर्थो और पैरा की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई, पर आर्थो पैरा में भी स्टेबिलिटी का डिफरेंस होगा। उस स्टेबिलिटी का डिफरेंस हम I इफेक्ट से लगाते हैं। अब NO2 में रिंग से डायरेक्ट N जुड़ा है, N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -I भी है, और यहाँ डिस्टेंस कम है, तो -I जैसा मैंने पहले बताया, माइनस मीन्स विड्रॉइंग ग्रुप, चाहे वो -I हो चाहे -M हो, स्टेबिलिटी घटाएगा ही। माइनस ग्रुप इस कैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो -I मैक्सिमम, और यहाँ तो -I लगेगा ही नहीं, और यहाँ भी -I ने घटा दिया, बेंजाइल का डिक्रीज नहीं हुआ। आप देखिए सारे फैक्टर स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, बेंजाइल का डिक्रीज नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो गया बेंजाइल। अब बचा आर्थो मेटा पैरा। रिजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो -M स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएगा, -I थोड़ा कम घटाएगा, तो इन दोनों में तो M इफेक्ट लग रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई। तो बेंजाइल के बाद सबसे ज्यादा स्टेबलाइज मेटा, मेटा के बाद पैरा, और आर्थो की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि आर्थो की स्टेबिलिटी M इफेक्ट ने, -M इफेक्ट ने तो घटाया ही घटाया, साथ ही साथ -I ने भी उसको डिक्रीज कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज फॉलोइंग एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब मैं एनायन की बात करता हूँ। एनायन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो अगर मैं इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I ग्रुप या +M ग्रुप लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
और अगर इस एनायन पर मैं कोई माइनस आई ग्रुप लगा दूं तो माइनस आई विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, माइनस कम हो जाएगा, न्यूट्रल कैरेक्टर आने लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और रिजोनेंस से भी अगेन, अगर रिजोनेंस होता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज का अमाउंट कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रिजोनेंस चाहे कैटायन में हो चाहे एनायन हो, रिजोनेंस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, चार्ज की डेंसिटी कम होने लगती है, तो रिजोनेंस स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ा देता है। अब आप इन तीनों में देखें कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी कम। अगर मैं ऐसे इसको अरेंज कर दूं, दिस इज पी क्यू आर एस और टी। टी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें रिजोनेंस होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, रिजोनेंस आपको पता है, तो टी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर एस की, एस में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर इसमें 2 ही जगह हुआ, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 4 जगह डिवाइड हो गया था ऐसे। तो टी के बाद एस। अब बचा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में हम सिंपल आई इफेक्ट देखेंगे, प्लस आई पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम, इसमें प्लस आई पावर 3 ग्रुप्स हैं, आप देखिए 3 जगह से इलेक्ट्रॉन पा रहा है, रिपल्सन मैक्सिमम, इसमें बहुत ही कम रिपल्सन, तो सबसे ज्यादा अब स्टेबिलिटी क्यू की हो गई, फिर आर की हो गई, फिर पी की हो गई। This is the stability order. Now question number 7 है कि which of the following carbon ion is most stabilized? अगर कोई एनायन रिजोनेंस शो करता है, अगर रिजोनेंस से कार्बन का नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ट्रांसफर होता है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ऐसे कार्बन आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डीलोकलाइज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, भले ही उस कंपाउंड में या उस एनायन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम क्यों ना हो। आप देखिए कि इसमें रिजोनेंस हुआ तो कार्बन का नेगेटिव कार्बन पे ही आ गया, इसमें तो खैर रिजोनेंस ही नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि कार्बन का नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ गया और इसमें कार्बन का नेगेटिव नाइट्रोजन पे चला गया। अब कार्बन के नेगेटिव के ऑक्सीजन पे जाने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O पे माइनस जाना पसंद करेगा, तो ये जब O पे माइनस चला गया तो ये एकदम न्यूट्रल हो गया ये वाला कार्बन, यानी इस कार्बन पर न्यूट्रल होने के चांस ज़्यादा है, यहाँ भी है बट N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है तो यहाँ पर माइनस के N पे जाने का चांस थोड़ा सा कम होगा बट यहाँ बहुत ही ज़्यादा होगा, तो C की स्टेबिलिटी अब सबसे ज़्यादा होगी। और अगर आप इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करें तो C देन D देन B और A की स्टेबिलिटी सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 8 कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जो सेट A है, आप पूछा जाए A में जो दोनों कंपाउंड CF3- और CCl3- दिए गए हैं उनमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दिस इज CF3- एंड दिस इज CCl3-। F एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा तो इस कार्बन पर माइनस कम हो जाएगा, न्यूट्रल कैरेक्टर आने लगेगा, स्टेबलाइज होगा। बट जो Cl है, Cl का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Cl के लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आते हैं, आप देखिए 287, तो थर्ड सेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p5 और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन 0, तो Cl का d ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है, तो C का माइनस Cl के d ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो गया ऐसे, इसको d ऑर्बिटल रिजोनेंस बोलेंगे। अब जब C का माइनस Cl के पास चला गया तो ये वाला कार्बन परमानेंटली न्यूट्रल हो गया, ऐसे कंप्लीटली न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर क्या था, पार्शियल माइनस हमेशा रहेगा क्योंकि F बस पोलराइज करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि वहां यहाँ आई इफेक्ट लग रहा था, यहाँ रिजोनेंस लग रहा है। रिजोनेंस स्टेबिलिटी को हमेशा ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस CCl3- इज मोर स्टेबलाइज्ड देन CF3-। अब ये सेट D है, इसमें आपसे पूछा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी कम। यहाँ देखिए C का माइनस रिजोनेंस से O पे आ गया, यहाँ C का माइनस रिजोनेंस से N पर आ गया और यहाँ भी C का माइनस रिजोनेंस से O पर आ गया। अब इन तीनों में ये अगर कंपाउंड A है, ये B है और ये C है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा C देन B देन A।
तीनों में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहा है, पर जो विड्रॉइंग पावर जिस ग्रुप का जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो NO2 का जो विड्रॉइंग पावर है दिस इज ग्रेटर देन Cn, और Cn का जो विड्रॉइंग ग्रुप पावर है दैट इज ग्रेटर देन कार्बोनिल। तो ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, माइनस सबसे ज्यादा इधर आएगा, तो यहाँ न्यूट्रल आने की कैरेक्टर आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जैसा मैंने बताया कि एनायन अगर बेंजाइल एनायन है तो -M ग्रुप उनकी स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, +M उनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। अब आप यहाँ देखिए, ये माइनस रिजोनेंस से ऐसे आया, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा और Cn यहाँ आ जाए, यानी C का -N पे आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ गया। तो Cn ने विड्रॉ किया तो -M पावर ने स्टेबिलिटी बढ़ा दी, और जो S है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो गई। उसका रीजन ये है क्योंकि O इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो माइनस माइनस अगल बगल हो गए, तो इनमें रिपल्सन होने लगा। आप देखिए इसमें रिपल्सन होने लगा, तो यहाँ +M ने स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। अब CH3 और F माइनस आई है, ये भी माइनस को अपनी तरफ थोड़ा बहुत खींच लेगा, पर CH3 तो प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई P की, P के बाद हो गया R का, R के बाद हो गया Q का, और S की स्टेबिलिटी तो सबसे कम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर B। अब यहाँ भी आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए आर्थो मेटा पैरा पर NO2 जुड़ा है और NO2 -M ग्रुप होता है, और -M ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है मैं एक में बताता हूँ। ये माइनस ऐसे गया, ये यहाँ गया, और आप देखिए यहाँ आ गया। वैसे आप यहाँ भी देखिए माइनस यहाँ गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया और यहाँ आ गया। तो यहाँ भी -M ने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया और यहाँ भी -M ने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, क्योंकि कार्बन का नेगेटिव O पे आ गया। मेटा पोजिशन नॉन कंजुगेटेड होता है, वहाँ +M या -M का कोई रोल नहीं होता है। अब आर्थो और पैरा दोनों की स्टेबिलिटी सेम अमाउंट में बढ़ गई। ना ये कंपाउंड आर्थो था, ये मेटा, और ये पैरा, और ये बेंजाइल। पर आर्थो पैरा में भी स्टेबिलिटी का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब उस स्टेबिलिटी को I इफेक्ट से देखेंगे। रिंग से डायरेक्ट N जुड़ा है, N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -I भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। विड्रॉइंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता ही है मैक्सिमम। यहाँ भी -I ने बढ़ा दिया, और यहाँ I इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, पैरा पोजिशन पर नेग्लिजिबल हो जाता है। M इफेक्ट स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, रिजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आर्थो की, आर्थो के बाद पैरा की, पैरा के बाद मेटा की, और बेंजाइल की स्टेबिलिटी सबसे कम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बेंजाइल एनायन के आर्थो मेटा पैरा पर CH3 ग्रुप जुड़ा है। जैसे +M ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, वैसे ही अगर आर्थो मेटा पैरा पर एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो वहाँ +H या हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो भी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। कैसे करता है उसको समझिए। ये CH2 माइनस, ये CH3, H निकल गया H+ के फॉर्म में ऐसे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ माइनस आ गया। आप देखिए माइनस माइनस में रिपल्सन हो जाएगा। तो CH3 के +H ने स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, यहाँ भी ऐसे +H ने स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। मेटा पोजिशन नॉन कंजुगेटेड है, तो यहाँ +H पावर नहीं लगेगा। पैरा पे भी आप देखिए +H कैसे लगता है, उसको मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ +H इफेक्ट ऑपरेट ऑन पैरा पोजिशन। We can write CH3 like this. H निकलेगा H+ के फॉर्म में, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये यहाँ आ गया, तो आप देखिए यहाँ माइनस आ गया, अगेन माइनस माइनस में रिपल्सन। तो हमने देखिए +H ने स्टेबिलिटी डिक्रीज कर दी। पैरा पे +H लगेगा नहीं, और ये बेंजाइल है, इसका ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। अब आर्थो और पैरा में स्टेबिलिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, उस डिफरेंस को हम I इफेक्ट से देखते हैं। CH3 जब +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अगेन रिपल्सन होगा तो इसने स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, और यहाँ प्लस आई इफेक्ट नेग्लेजिबल हो गया, और यहाँ भी प्लस आई ने घटा दिया। पर हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए टाइप ऑफ रिजोनेंस, तो वो स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएगा, इसकी डिक्रीज नहीं हो रही बेंजाइल की। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज बेंजाइल, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा, और आर्थो की स्टेबिलिटी सबसे कम। So this is how we can compare stability of carbonate as well as carbocation.